बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सब नसीहत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस परिणाम पर बोलते हुए आने वाले समय का इसे संकेत कह दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये देखना पड़ेगा कि कहां क्या कमी रह गई। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। बृहस्पतिवार को बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खुशी छिपा नहीं सके। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 3500 वोट से पराजित किया। इसके बाद पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न कई घंटों चला। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की। मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। कि जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए और उसमें मैं कुढ़नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस सीट पर जब पिछले हफ्ते नीतीश और तेजस्वी चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्हें स्थानीय उम्मीदवार के प्रति लोगों में नाराजगी और तारीफ पे प्रतिबंध के कारण दलित वोटर में नाराजगी का अंदाजा हो गया था। हमारे लिए एक तरह से यह जो चुनाव है अलार्म जैसा भी है कि हम सचेत हों, और निश्चित रूप से हम सचेत होंगे। जो कमियां रही होंगी समीक्षा के उपरांत हम देखेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से अरे गोपालगंज वाला भी जो था वो काफ़ी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। फिलहाल सबको इंतजार है कि इस हार से सबक लेके नीतीश कुमार कितना जल्द वोटर में नाराजगी दूर करने के लिए सही कदम उठाते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो 3 चुनाव एक साथ हुए, दिल्ली, गुजरात और हिमाचल। दिल्ली एमसीडी के मेयर के चुनाव को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी ने अब यू टर्न ले लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि अगला मेयर आपका ही होगा, क्योंकि एमसीडी में बहुमत उन्हीं का है। दिल्ली का नया मेयर कौन होगा? एमसीडी चुनाव नतीजे के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मेयर पद को लेकर अपनी दावेदारी सार्वजनिक तौर पर रखी थी। बीजेपी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने नतीजे आने के फौरन बाद ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली का मेयर किसका होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांटे की टक्कर में किसके पास आंकड़े होते हैं और मनोनीत पार्षद क्या फैसला करते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीटीवी से साफ कहा कि नया मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। ये तय माना जाए कि जो अगला मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा? हाँ, बिल्कुल। जब उनको बहुमत मिला तो उन्हीं का होगा, और साफ और स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला है कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी का इतिहास पिछले 8 वर्षों में रहा है निगम दिल्ली सरकार के अंदर, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में लूट और भ्रष्टाचार किया है, जिसको हमने उजागर किया था पिछले दिनों। निगम में भ्रष्टाचार और लूट नहीं हो, इसके लिए हम एक सजग प्रहरी की तरह इस भूमिका को निभाएंगे। दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली बने और अच्छा काम करे निगम, इसके लिए प्रयास करेंगे, सेवा के कामों को बढ़ाएंगे। दिल्ली एमसीडी के चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी ने दावा किया था कि चंडीगढ़ की तर्ज पर दिल्ली में भी नया मेयर बीजेपी का हो सकता है, क्योंकि मेयर के चुनाव में एंटी डिफेक्शन के नियम लागू नहीं होते। अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के इस बयान से ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने मेयर चुनावों पर अपनी रणनीति बदल ली है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दिल्ली के मेयर के चुनाव पर आम आदमी पार्टी की रणनीति पर चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में चंडीगढ़ मॉडल सफल नहीं होगा।
भारतीय जनता पार्टी वास्तव में खोखा पार्टी बन गई है। मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल की है, मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की है, और ये हाउस के अंदर कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम मेयर बनाएंगे। मतलब क्या करप्शन की एक हद होती है ना, किस हद तक ये जाना चाहते हैं, और ये सपने लेना बंद करें। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी दी है, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली को सुंदर बनाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के मेयर चुनावों के लिए किसे उम्मीदवार बनाती है और कितनी आसानी से उसे जिताने में कामयाब हो पाती है। दिल्ली से राजीव रंजन और कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। टीएमसी नेता साकेत गोखले को मोरबी कोर्ट से जमानत मिल गई। गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद उन्हें शुक्रवार को मोरबी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। साकेत गोखले को मोरबी हादसे से जुड़े एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया था। साकेत गोखले को इससे पहले गुरुवार को जमानत मिली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद ही दोबारा फिर से गिरफ्तार कर लिया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी महाविकास अघाड़ी पार्टियों के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल की दिल्ली में बैठक हुई। इधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसे गुजरात जिताने के लिए राज्य सरकार ने परियोजनाओं को गुजरात को सौंप दिया, वैसे ही कर्नाटक में चुनाव से पहले महाराष्ट्र के गांव कर्नाटक को सौंप दिए जाएंगे। दोनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता के बावजूद ये लाचारी कई सवाल खड़े कर रही है। देखते हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद धीरे धीरे बवाल का रूप ले रहा है। शुक्रवार को कन्नड़ समर्थक संगठन नम्मा कर्नाटक सेना ने महाराष्ट्र के खिलाफ बेंगलुरु के गांधीनगर में महाराष्ट्र बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन, महाविकास अघाड़ी के सांसदों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। इस मुलाकात से पहले गृह मंत्री को महाविकास अघाड़ी सांसदों द्वारा एक खत भी लिखा गया। जिस तरीके से कर्नाटका के मुख्यमंत्री की बयानबाजी हो रही है, जो वायलेंस को और तूल दे रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है, और एक तरफ महाराष्ट्र की लच्चड़ सरकार जो किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं कर रही है और महाराष्ट्र की अस्मिता पे रोज जो चोट लग रही है, वो हमें मंजूर नहीं है। और ये गृह मंत्री के नेतृत्व में आता है। उनको दोनों मुख्यमंत्री को बिठाकर इसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढना है। इधर उद्धव ठाकरे ने गुजरात चुनाव की जीत का श्रेय महाराष्ट्र से गुजरात गई परियोजनाओं को दिया है। साथ ही सवाल पूछा है कि क्या अब कर्नाटक में आने वाले चुनाव के लिए महाराष्ट्र के गाँव कर्नाटक को सौंप दिए जाएंगे। गुजरातच्या विजयामध्ये इस साल के प्रारंभ में महाराष्ट्र से गुजरात में परियोजनाओं के स्थानांतरण ने पड़ोसी राज्य में भाजपा की शानदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। वो गुजरात इसलिए जीते क्योंकि महाराष्ट्र की परियोजनाएं वहां चली गईं और इन परियोजनाओं ने उनकी जीत में मदद की। महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात के चुनाव के लिए महाराष्ट्र की परियोजनाओं को उन्हें बेच दिया। अब क्या कर्नाटक में होने वाले चुनाव के लिए हमारे गाँव उनको बेच रहे हैं? वेळेमध्ये जर का या महाराष्ट्र द्रोहींना आवरलं नाही। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को हल्के में लेने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ 17 दिसंबर को मुंबई में एक बड़ा मोर्चा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें सीमा विवाद के साथ ही राज्यपाल का मुद्दा भी गर्म रहेगा। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब एमएसपी की बात। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून के मुद्दे पर एक बार फिर से किसान देशव्यापी प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। सरकार ने इस साल एमएसपी की एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी से कोई हल नहीं निकल पाने की वजह से किसान नाराज हैं। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने भी जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार पर आरोप लगाया कि वो वादे से मुकर गई है। देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। देश भर में राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले दिल्ली के जंतर मंतर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर शुक्रवार को हजारों किसान इकट्ठा हुए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई सांसद और नेता भी आए। भारतीय किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा ने संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन देने का भी ऐलान किया।
ऐसा है कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिकल बंदों को आने नहीं देते। हमारी हमदर्दी, हमारी सपोर्ट और हमारी पूरी 100% उनके साथ हमदर्दी है। जो आज उत्तर प्रदेश की किसानों की बदहाली है, हालात है, वो किसी से छुपी नहीं है। किसान कमर तोड़ महंगाई से परेशान है और अपनी फसल नहीं बचा पा रहा है, कर्ज में डूब गया है और उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या को मजबूर है। उधर करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को एक बैठक करके 26 जनवरी से न्यूनतम समर्थन मूल्य, भूमि अधिग्रहण और गन्ना किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले 24 दिसंबर को फिर करनाल में संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय बैठक होगी। भारत सरकार जिन मुद्दों के ऊपर हमारा समझौता हुआ था उससे यू टर्न कर चुकी है। लखीमपुर में हमारे किसान आज तक अंदर हैं, दोषियों को सजा नहीं मिली, गन्ना की हमारी समस्या है वो पेंडिंग है। तो इस किस्म की सारी बातों को लेकर के हमने जो मुद्दे पेंडिंग रह गए उसको 24 तारीख को यहीं पर दोबारा इसी हाल में फिर मीटिंग रखी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों पर 18 जुलाई को 26 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी में शामिल सदस्य प्रमोद चौधरी के मुताबिक अब तक 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा चर्चा के एजेंडे में ही नहीं आया है। आज यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं। तमाम सारे किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो किसान संगठन हैं वो किस तरीके से सरकार पर एक दबाव बनाती हैं, ताकि जो एक सरकार ने किसानों की मांग को लेकर कमेटी बनाई थी उसका कुछ परिणाम दिखेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के खुलासे के करीब 1 महीने बाद उनके पिता पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आरोपी आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा देने की मांग की। श्रद्धा के पिता विकास वालकर पहली बार मीडिया के सामने आए और आरोपी आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने शुरुआती जांच में वसई शहर के तुलिंज और माणिकपुर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळिंज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले विकास वालकर ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फडणवीस ने कहा कि लव जिहाद कानून पर राज्य सरकार विचार कर रही है। हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्य में इसे लेकर क्या कानून है, उसके आधार पर हम आगे का निर्णय लेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास वालकर ने डेटिंग ऐप पर सख्ती और 18 साल की उम्र के बाद बच्चों को मिलने वाली आजादी पर कार्रवाई करने की मांग की है। श्रद्धा आफ्ताब से एक डेटिंग ऐप पर मिली थी। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। श्रद्धा के पिता ने मांग की है कि आफ्ताब को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और इस सब के बीच
शुक्रवार के दिन दिल्ली के साकेत अदालत ने आफ्ताब पूनावाला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब श्रद्धा के परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में चार्जशीट कब दाखिल होती है ताकि उसके मुताबिक वो अपने आगे की रणनीति बनाए। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और अल्ताफ के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।